मेरा होने ठीक है। तो सभी का थैंक यू एंड वेलकम। आज के हमारे जो फ्री वेबिनार है जिसका टॉपिक है आज मांगलिक होना क्या इतनी बुरी बात है या मांगलिक दोष है या योग है। तो उसके ऊपर आज हमारा पूरा वेबिनार है कि मांगलिक है क्या और ये मंगल जिसको दोष बोला जाता है ये शादी में इसका यूज क्या है। ओके, तो हमारा पूरा आज वेबिनार इसके ऊपर आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी क्लासिकल लिटरेचर में मांगलिक दोष नाम का कोई शब्द ही नहीं है। किसी भी क्लासिकल लिटरेचर में वहां पर मांगलिक योग बोला गया है, इसको मंगल योग बनाता है। ओके, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने उस योग को हटाकर पैसा कमाने के चक्कर में उसको दोष में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले बात तो ये मिथ हटा दीजिए, क्योंकि क्लासिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये दोष है, ये मांगलिक योग है, पहली बात। और बहुत सारे मिथ आपके सामने होंगे। बेसिकली देखिए, मंगल क्या है? मंगल एक एनर्जी है। मंगल इज योर फिजिकल एनर्जी। मंगल इज योर एंथुसिज्म। मंगल इज योर पैशन। तो सिर्फ एक बोल देना कि भाई मांगलिक होना बुरी बात है या मांगलिक वालों की शादी लेट होती है, मंगल शादी लेट कराता है, मंगल शादी के बाद किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, मांगलिक आप हो तो डिवोर्स हो जाएगा। ये सब मैन मेड क्रिएट की हुई प्रेडिक्शन है। किसी भी क्लासिकल में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई है, और लिखी हुई है तो किसी और पर्पस के लिए लिखी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मांगलिक हुआ। और आज हम ये प्रूव करेंगे आपको अपने इस पूरे वेबिनार में कि मांगलिक होना एक गर्व की बात है। अगर इफ यू आर मांगलिक देन यू आर ब्लेस्ड कि आप मांगलिक हो। इस वेबिनार के बाद डेफिनेटली जो लोग मांगलिक हैं वो कहने वाले हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर अलग से है, और ये हम आपको आज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि हो सकता है कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य है, डॉक्टर नागेश तनवर है। मैं पिछले 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में भगवान की ब्लेसिंग से अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, और 2011 या 11 से लगभग प्रोफेशनली मैं ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब और हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटी और छोटे छोटे जितने भी कोर्स आते हैं, क्रिस्टल्स है, जीबो सिंबल्स है, रुद्राक्ष है, ये सारी चीजें पढ़ाता आ रहा हूँ। और अब तक 17,000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ। 17,000। ओके, तो हमने ज्योतिष को जिया है, ज्योतिष को खाया है, ज्योतिष को पिया है, तब जाके चीजें आप तक लेकर आते हैं। तो आज का जो वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं मांगलिक दोष या योग, ये जो आज का वेबिनार हम लेने वाले हैं वो मिस्टर सक्षम खन्ना लेंगे, जो कि मेरा स्टूडेंट है, 2015 या 16 से कनेक्टेड है मेरे साथ और मेरे सारे ही कोर्स कर चुका है। मजे की बात है, सक्षम के बारे में बताना चाहूंगा कि सक्षम बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन ये लॉयर है, बाय प्रोफेशन ये अपनी बहुत बड़ी एक नॉर्डमॉक के नाम से एक एड एजेंसी चला रहा है। अब आप बोलोगे सर कहाँ एजेंसी, कहाँ लॉयर, फिर ज्योतिष। यस, ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि हर वो चीज, हर कोई चीज जो हम सीखते हैं जरूरी नहीं कि उसका कमर्शियल एंगल ही होना चाहिए। कुछ इंसान अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को सीखने के लिए, कुछ चीजें हम अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए या जानने के लिए भी चीजें करते हैं। तो सक्षम कभी भी, अभी तक इसने कभी भी ज्योतिष को कमर्शियल एंगल से यूज नहीं किया है। ओके, और ज्योतिष में इसने इतनी बारीकियां हासिल करनी है रिसर्च कर करके पिछले 7-8 साल में, तो हो सकता है उतनी नॉलेज, उतनी डीप नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में शायद मुझे भी ना हो। ओके, कुछ टॉपिक के बारे में कि क्या होता है जब इंसान किसी एक टॉपिक के पीछे पागल हो जाता है ना कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, तो इंसान लिटरेचर पढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटी को सीखता है।
तो मैंने सक्षम से बात करी क्योंकि स्टूडेंट है, और जितनी भी मेरी आप देखते हैं बैनर आते हैं, मेरी प्रमोशन आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल कहीं भी आप देखते हैं, तो सारा मेरा ऐड का सारा काम जितनी भी है, इसकी सक्षम जो मेरा स्टूडेंट है इसकी एजेंसी संभालती है। तो मैंने इससे बोला यार तेरे को इतनी नॉलेज है तो क्यों ना अपनी नॉलेज को, क्योंकि तूने इतनी रिसर्च की है, इतना तूने पढ़ा है, लिटरेचर किया है, तो ये नॉलेज क्यों ना मेरे स्टूडेंट तक पहुंचे। फिर मैंने इसको बोला तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे नॉलेज शेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद टाइम नहीं है। बोला सर 7 बजे तो मैं एजेंसी से आता हूँ, फिर पूरा दिन भर सुबह 9 बजे निकलता हूँ या उससे पहले निकल जाता हूँ। मैंने रात को पढ़ाना पड़ेगा। तो खैर गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया और बहुत मानता है मेरे को, तो उसने मना नहीं किया। बोला सर ठीक है, रात को फिर मैं जो भी आपको होगा मैं नॉलेज देने के लिए तैयार। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और अब हम सीखते हैं सक्षम से कि कैसे एक मांगलिक होना एक गर्व की बात क्यों है, और इस मंगल का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो सक्षम प्लीज। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है और हम ज्योतिष के एक टॉपिक को, ज्योतिष के एक बहुत गहरे टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, और ज्योतिष की जो जगह है वो हमारे शास्त्रों में है। तो किसी भी शास्त्रों की किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले गणेश जी से प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। तो हम टॉपिक चालू करेंगे, उसके पहले हम गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम तक पहुंचे, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए, अपनी लाइफ को सुधार पाए, और जो हमारे आगे जाके क्लाइंट्स हैं उनकी लाइफ को भी हम सुधार पाए। तो हम यहाँ पे 2 मिनट की गणपति प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का ये टॉपिक हम चालू करेंगे। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फिर वो उसमें चली जाती है। क्या प्रार्थना करने के बाद अब हम आज का टॉपिक, जो कि ज्योतिष का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम चालू करेंगे। ज्योतिष का ये पार्ट जब हम बोलते हैं तो ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट आते हैं। हर ग्रह का अपना अलग एक थ्योरी है, उसके अलग एप्लीकेशंस हैं, उसकी अलग इम्प्लीकेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। एक एक ग्रह को जब हम समझते हैं तो उनके पीछे की जो डिटेल्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं जो हमारे ऋषियों ने करी हैं, और वो किस तरह से हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं, हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं। ऐसे ही जब हम मंगल के बारे में स्टडी करते हैं तो जो चीजें हमारे ऋषियों ने बताई हैं कि मंगल आपको किस तरह से प्रभाव करता है, आपकी लाइफ में उसके क्या इफेक्ट आते हैं, किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होती हैं मंगल के प्रभाव से, इन सब चीजों को जब हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं मांगलिक या नॉन मांगलिक, जो आप सभी ने सुना होगा कि कोई इतना परसेंट मांगलिक है, कोई आंशिक मांगलिक है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक है। तो जब हम मांगलिक वर्ड का यूज करते हैं तो बेसिकली हम वहां पे मंगल का प्रभाव आपकी जिंदगी पे कितना ज्यादा या कितना कम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये प्रभाव होना, कम होना, ज्यादा होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मांगलिक का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि आप मांगलिक हैं या आप आंशिक मांगलिक हैं, तो उस वर्ड का मतलब क्या है और क्यों इस चीज को मैरिज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मांगलिक वर्ड को हम समझते हैं। मांगलिक वर्ड को अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसका मीनिंग होता है आपकी सेक्सुअल डिजायर। आपके अंदर कितनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है, इस चीज का एनालिसिस मंगल को देख के किया जाता है।
सेक्सुअल डिजायर के ऊपर बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे संतों ने बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें बताई हैं कि क्यों ये एनर्जी होना आपकी लाइफ में जरूरी है। अगर आपकी सेक्सुअल डिजायर कम है तो आपका एम्बिशन कम होगा। आपका एम्बिशन कम है तो आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी चीज के क्रिएशन के लिए आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर होनी चाहिए। अगर सेक्सुअल डिजायर नहीं है या कम है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और यही क्रिएशन की जो शक्ति है सेक्सुअल डिजायर के फॉर्म में, यह मंगल दिखाता है। अब सेक्सुअल डिजायर को बोला गया है क्रिएशन की शक्ति। क्यों? क्योंकि जब एक मेल और फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है एक ऑफस्प्रिंग, बच्चा। तो एक नई जान को, एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए जो पावर की जरूरत है वो पावर है सेक्सुअल डिजायर। इसलिए इसे बोला गया है पावर टू क्रिएट। तो अब आप खुद सोचिए कि एक इतनी स्ट्रांग ऊर्जा जो इस पृथ्वी लोक पे एक नए जीवन को ला सकती है, क्या आप इसी ऊर्जा का यूज करके अपने लिए अपने गोल्स, अपने डिजायर्स को आप क्रिएट नहीं कर सकते? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप काल को समझे, अगर आप टाइम को समझे, तो टाइम का एक रूल है। हम इस यूनिवर्स में रह रहे हैं जहां पे हर चीज समय से चलती है। समय के लिए एक व्यक्ति को क्रिएट करना, एक घर को क्रिएट करना, एक गाड़ी को क्रिएट करना, ये सब समान है। ये सब क्रिएशन के इवेंट में है। अगर आपने गोल बनाया कि आप एक पर्टिकुलर डे जाएंगे और अपने लिए कपड़े खरीद के रहेंगे, तो वो इवेंट भी आपने क्रिएट किया और उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी एक व्यक्ति को क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दोनों चीजें क्रिएशन के अंदर है। और यही क्रिएशन की जो शक्ति है वो है मंगल। अब अगर हम विवाह की बात करें, शादी की बात करें, क्योंकि मंगल, मैंने आपको बताया, यह आपकी सेक्सुअल डिजायर है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी है। बेडरूम में एक मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो भी मंगल है। अगर आप मांगलिक हैं, स्ट्रांग मांगलिक हैं, तो आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर आप आंशिक मांगलिक हैं तो आपकी सेक्सुअल डिजायर मीडियम होगी। अगर आप मांगलिक नहीं हैं तो आपकी सेक्सुअल डिजायर कम होगी और आपके अंदर क्रिएशन की पावर भी कम होगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर मैं आपसे यह क्वेश्चन करूं कि मैरिज में ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक के साथ शादी होना जरूरी है, तो क्या आप इसका आंसर मुझे दे पाएंगे इस अंडरस्टैंडिंग के बाद? हेलो, ऐसा क्यों बोला जाता है? कौन कौन दे पाएगा? हैंड रेज करिए। मयंक जी बताइए, ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, और क्या इसके सर पीछे बिकॉज लॉजिक है? सर बिकॉज दोनों का एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। राइट, लॉजिक आपको समझ में आया? पूजा जी? सर उनमें कंपेटेबिलिटी बनी रहे भाई, एक ओवर ना जाए और एक बिल्कुल ऐसे, तो कंपेटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर लाइफ नहीं चलेगी। राइट। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सक्षम आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गई। ओके, सॉरी। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही होना चाहिए? इसके Yes, पीछे का sir. लॉजिक ही ये है क्योंकि एक व्यक्ति जो मांगलिक होगा उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होगी और दूसरा व्यक्ति जो मांगलिक नहीं है उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत कम है। तो दोनों के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी।
अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है तो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं, डिवोर्स हो जाएगा। ये रीजन है। तो मांगलिक को देखना शादी में, मंगल को देखना आपकी फिजिकल सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की मैचिंग है। अब दोनों मांगलिक हैं तो दोनों की सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां पे मैरिज में मंगल का रोल आ जाता है। अब मैंने आपको बताया कि मंगल जो है वो क्रिएशन का कारक है। मंगल की जो एनर्जी है वो इस दुनिया में किसी भी चीज को आपको क्रिएट करना है फिजिकल फॉर्म में, राइट। आपके दिमाग में एक विचार है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, वो गाड़ी फिजिकल फॉर्म में कैसे आएगी? वो आएगी मंगल की वजह से, वो क्रिएशन होगा मंगल की वजह से। तो जैसे मंगल क्रिएशन का कारक है, वैसे ही मंगल जो है वो डिस्ट्रक्शन का भी कारक है, यानी कि विनाश का कारक भी ज्योतिष में मंगल को ही बताया गया है। और इसके लिए हम स्टडी करेंगे काल पुरुष की कुंडली। अब ये काल पुरुष की कुंडली क्या है? काल पुरुष एक तरह से कलयुग का समय है, और कलयुग के समय की एक कुंडली बनाई गई है। उसी कुंडली के बेस पर आप सभी की कुंडलियां निर्धारित होती हैं। तो एक बेस हॉरोस्कोप है काल पुरुष का, जो कि कलयुग का बेस है, और उसी बेस के ऊपर हम सबकी कुंडलियां बनती हैं। तो मंगल क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का कारक कैसे है, इसे समझने के लिए हमको काल पुरुष की कुंडली समझनी होगी। तो हम यहां पे स्टडी करते हैं। तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो होती है मेष लगन की कुंडली, यानी कि एरीज असेंडेंट। तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 नंबर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट राशि है हमारे 12 जोडियक साइंस में, दैट इज एरीज असेंडेंट, मेष लगन। और मेष लगन के स्वामी जो है वो है मंगल। अब फर्स्ट हाउस आपके हॉरोस्कोप में कोई भी नंबर का हो सकता है यहां पे 3 नंबर लिखा हो, तो आपका जो लगन है वो बन जाएगा जेमिनाई, यानी कि मिथुन लगन आपका बन जाएगा। तो ऐसे ही 10 नंबर अगर यहां पे लिखा हुआ है, राइट, जैसे यहां फर्स्ट हाउस में 10 नंबर आ गया, तो आपका जो लगन है वो बन गया कैप्रिकॉन, यानी कि मकर लगन आपका बन गया। ऐसे ही काल पुरुष जो बेस कुंडली है वहां पे फर्स्ट हाउस में 1 नंबर रहता है, तो इसे हम बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। अब ये फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है, इससे क्या देखा जाता है? फर्स्ट हाउस है आपका दुनिया के अंदर आना और आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आप कौन हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या होंगी, आपका टेस्ट कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपके फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। ये आप हैं, आपका दुनिया में आना और आपका स्टैब्लिश होना, आपकी आइडेंटिटी, ये है फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है काल पुरुष की कुंडली में? मंगल। तो क्रिएशन का कारक यहां पे कौन हुआ? मंगल। ऐसे ही जब हम 8वां घर देखते हैं तो यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वां घर है और यहां पे 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। और वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो भी मंगल है। अब 8वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? 8वां घर रिप्रेजेंट करता है डेथ, यानी कि मृत्यु। तो पहला घर दुनिया में आना और 8वां घर दुनिया से चले आना। तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, मृत्यु कैसे हो सकती है, कहां हो सकती है, किन स्थितियों में हो सकती है, ये सारी जो चीजें हैं वो 8वें घर से देखी जाती है। और 8वां घर का भी जो कारक है
वो है मंगल। तो इसलिए ये बोला गया है कि मंगल जो है वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का ही कारक है। आपका क्रिएशन का कारक फर्स्ट हाउस से होता है और आपके डिस्ट्रक्शन का कारक 8वें घर से होता है। तो ये मंगल की इंपॉर्टेंस है। अब जब हम बोलते हैं मांगलिक दोष या मांगलिक योग, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो मंगल की कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं इस हॉरोस्कोप के अंदर, जो आपका नेटल चार्ट है, जिनकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और अगर मंगल उन हाउसेस में बैठा हुआ है तो उससे बोला जाता है मांगलिक योग। अब वो प्लेसमेंट्स कौन कौन सी है वो हम स्टडी करते हैं। हाँ सक्षम जी सर, एक मिनट। हाँ तो यहां पे सबसे पहले आप देखिए मंगल का पौराणिक मंत्र दिया हुआ है, जो आप एज अ जनरल रेमेडी यूज कर सकते हैं। आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बता देता हूं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। अब हमें यह देखना है कि मंगल की सर कौन एक सी, बार मंत्र का लास्ट वर्ड उच्चारण करके बता दीजिए। ठीक है। तो मैम लास्ट वर्ड उच्चारण नहीं किया जाता, मैं पूरा ही मंत्र आपको फिर से एक बार पढ़ के। ओके ओके। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब मंगल दोष कैसे बनता है या मंगल योग कैसे बनता है, उसका निर्धारण आप करेंगे सेशन के एंड होने के बाद कि दोष है या योग है। अभी समझने के लिए आप दोष समझिए। अगर मार्स आपके नेटल हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है या सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है या फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है या सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है या एट्थ हाउस में प्लेस्ड है या फिर 12th हाउस में प्लेस्ड है, अगर इन हाउसेस में से किसी भी हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो आप मांगलिक हैं। सिंपल सा रूल है। इन सब हाउसेस में किसी भी हाउस में अगर मार्स प्लेस्ड है आपके नेटल हॉरोस्कोप में, देन यू आर मांगलिक। अब इसमें सेकेंड हाउस का जो मार्स है, इसे सिर्फ साउथ इंडियन पद्धति में कंसिडर किया जाता है, नॉर्थ इंडियन में नहीं किया जाता। लेकिन हम दोनों को ही लेके चलते हैं, साउथ इंडियन को भी हम लेके चलते हैं और नॉर्थ इंडियन को भी लेके चलते हैं साथ में। तो देखने का तरीका बहुत सिंपल है। आपके सामने किसी का भी हॉरोस्कोप है, आप उसमें देखिए मार्स कहां पे प्लेस्ड है और आप उसे ये बता सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। लेकिन अब यहां पे तो बहुत सारे लोगों का मार्स प्लेस होगा इन हाउसेस में, तो क्या सभी लोग मांगलिक हैं? 80% हॉरोस्कोप्स अगर आप चेक करेंगे तो मार्स आपको यहां पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो क्या सबके सब मांगलिक हो गए, सबकी सेक्सुअल डिजायर हाई हो गई? ऐसा नहीं है। D1 यानी कि नेटल चार्ट के साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी देखनी होती हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आप कितने परसेंट मांगलिक हैं, और वो क्या है वो हम देखेंगे हॉरोस्कोप में। सक्षम, एक मिनट, मैं जरा सक्षम जी सर। एक मिनट स्क्रीन को बंद कर लेना, क्योंकि मैं एक वो जो अनाउंसमेंट है वो पहले कर देता हूँ। स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूं? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर करो, स्क्रीन को बंद कर दो, स्टॉप कर दूं? सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ नए आए होंगे आज, जो कि हमारे साथ किसी ग्रुप में नहीं है।
तो मैं अभी आपको पर्सनली जूम पर ही चैट बॉक्स में सभी को लिंक शेयर कर रहा हूं। अगर आप एस्ट्रो गैलेक्सी या शिव ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर इनमें से आप हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं, तो उस लिंक को क्लिक कर आप हमारे ग्रुप में और मंगल वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओके, क्योंकि काफी सारे लोग ये क्वेरी आती है कि सर हमें आपके अपडेट्स नहीं मिलते, हमारा आपका कब वेबिनार हो रहा है, कब क्लासेस आ रही हैं, तो हमें नहीं मिलता। तो आप में से जो भी व्यक्ति विशेष हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो अभी मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं ताकि आप मंगल वाले जो हमारी एक फ्री वेबिनार का ग्रुप है उसमें एटलीस्ट ज्वाइन कर लीजिए। उस लिंक को क्लिक करेंगे, उसका एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आप मंगल वाले वेबिनार में हमारे एनरोल हो जाएंगे। ताकि क्या होता है कि आने वाले जो अपडेट्स हैं, आपको पता हमारे हफ्ते में समझ लीजिए 3 दिन वेबिनार होते ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज लें तो महीने में हमारे 12 से लेकर 15 वेबिनार होते हैं फ्री के, जिसमें हम आपको वाकई नॉलेज देते हैं। तो चलो कोर्स जो करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, लेकिन कुछ ज्ञान तो मिलेगा आपको। ओके, तो वो आप चूक जाते, फिर आप कहते सर वो वेबिनार हुआ मुझे पता ही नहीं लगा, आपका ये कोर्स हुआ सर हमें बताया नहीं आपने। अब मैं पर्सनली नहीं किसी को बता सकता, इतने सारे स्टूडेंट ने इतना डाटा होता है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि आपका लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस ग्रुप में आ जाइए, उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो सक्षम आप भी वैसे इंटरेक्शन कर ले। मैं एक बार ग्रुप शेयर कर देता हूँ। बेसिक हॉरोस्कोप देखना यहाँ सभी को आता है, किस किस को नहीं आता? बेसिक ग्रह क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, ये अगर किसी को नहीं आता जी, मयंक जी आपको नहीं आता? सर हमें भी थोड़ा थोड़ा हैंड रेस करिए, किस किस को नहीं आता? थोड़ा थोड़ा मालूम है, थोड़ा थोड़ा चलेगा मैम। जैसे फर्स्ट से 12 हाउसेस मालूम है, और कौन से लगन से कैसे जी। मतलब दृष्टि देखी जाती है। जी ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा वो बेसिक कवर कर दूंगा कि देखा कैसे जाता है। अभी जो हमने डिस्कस किया कि मंगल को किन किन हाउसेस में देखना है, वो सभी को क्लियर हुआ है? यस सर। वो किसको क्लियर नहीं हुआ है वो हैंड रेस करिए। ठीक है, तो जनरली देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका हॉरोस्कोप है और इस हॉरोस्कोप में हाउसेस हमेशा फिक्स रहते हैं। तो ये पहले नंबर का हाउस रहेगा, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ऐसे कर करके ये 12 हाउसेस हैं। अब इसमें जो राशियां आती हैं, हमारे पास 12 राशियां भी हैं, वो राशियां इन हाउसेस में चेंज होती रहती हैं। तो जैसे अगर लगन आपका 7 नंबर का हो जाएगा तो आपके सेकेंड हाउस में 8th राशि आ जाएगी, 9th 3rd हाउस राशि, इस तरह से ये घूमता जाएगा। जी मोनिका जी, आपको कोई डाउट? भरत जी? नहीं भैया, बस बेसिक समझना चाहता हूँ कुंडली का। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि हाउसेस और राशियां किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं आपस में? या अभी समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ पे 10th हाउस में कौन सी राशि है? 10th हाउस में कोई नहीं है। नहीं, राशि कौन 10th सी हाउस है? में, अच्छा ये 10th हाउस सैटर्न है। नहीं, आप देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, 10th हाउस 0 है, 0 कोई नहीं है। बट राशि कौन सी है वहां पे? 4 नंबर। 4 नंबर राशि। ओके, तो 10 जहां पे लिखा है दैट इज नॉट 10th हाउस, वो राशि है। नंबर जो है वो राशि को डिनोट करेगा। हाउसेस आर फिक्स्ड। जी, वहां पे 4 नंबर की राशि है। जी ठीक है, बिल्कुल सही। अरुण जी? अरुण जी, आपको कोई डाउट? हाँ, यही था, ये जो अब क्लियर हुआ कि 4 नंबर मतलब वो राशि बताएगा। जी, 4 नंबर इज दी राशि। हाउसेज आर फिक्स्ड। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे सन और वीनस है, ये 11th हाउस है, तो ये हमेशा 11th हाउस ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो हर जगह इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा जी, जब भी कोई राशि हम दूसरी राशि देखेंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ हाँ, हाउस यही रहेगा, 11th हाउस ही इसको बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि
मैं ये चार्ट अगर चेंज कर दूं तो यहाँ 11th हाउस में 9th नंबर की राशि आ गई है। ये स्टैंडर्ड है कि वहाँ यस, नंबर लिखा हुआ होगा। हाउसेज आर फिक्स्ड। हाँ, हाउस फिक्स है तो वहाँ नंबर कुछ लिखा हुआ होगा। हाँ, वहां नंबर चेंज होते रहेंगे अलग अलग राशियों के। ओके। ठीक है सर। जी, सुमेधा जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर, वो अभी आपने मेंशन किया था ना कि सेकंड हाउस में भी मार्स हो तो मांगलिक लाइक माना जी जाता है। जी, लेकिन सर क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नहीं माना जाता तो वैसे एक्यूरेसी किसको बोलेंगे, मतलब साउथ इंडियन वालों को कि देखिए, नॉर्थ? ज्योतिष का एक बेसिक रूल आप हमेशा याद रखिए, जहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं दो ऋषियों के बीच में, दो पद्धतियों के बीच में, वहां पे आपको दोनों को लेके चलना है। ये ज्योतिष का बेसिक रूल है। तो अभी मार्स में तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का ही पद्धति का एक डिफरेंस है, बट ऐसे बहुत सारे आपको सूत्र मिलेंगे जहां पे एक ऋषि किसी प्लैनेट को इंक्लूड कर रहा है, दूसरा ऋषि उसको एक्सक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दोनों को लेके चलना होता है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है। सर एक बात बताइए, वैसे आई थिंक शायद मैंने ऐसा सुना है कि सेकंड हाउस वाले को आंशिक मांगलिक भी बोलते हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आंशिक मांगलिक क्या होता है वो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सक्षम, एक मिनट, मुझे जी। स्क्रीन बंद कर लेना। जी सर। दूसरा, हैंडल्स के होते हैं ना, उनको अलाउ हम करेंगे, होगा ना, पीछे से आवाज भी आ रही है तो क्या रिकॉर्डिंग सही नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो मैंने सभी को आपको लिंक भेज दिया है, आप अपने चैट बॉक्स में देख सकते हैं। अभी तक अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है तो प्लीज उस लिंक को क्लिक कर कर आप ग्रुप में शामिल हो जाइए। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि हम हर किसी को पर्सनली जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप ग्रुप में कुछ भेज देंगे, ग्रुप में कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली वहां हम आपको जवाब दे सकते हैं। ओके, तो आप सभी से निवेदन है कि जो कहीं भी किसी भी ग्रुप पे नहीं है और पहली बार इंटरेक्शन कर रहे हैं या ठीक है करते आए हैं लेकिन किसी ग्रुप में नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा परेशान रहता हूँ क्योंकि आप में से ना बहुत सारे लोगों के मैसेज पर्सनली आते हैं, फोन आते हैं कि सर हमें ये कोर्स करना है, सर हमें वेबिनार का पता नहीं लगा। क्योंकि जब यूट्यूब पर डल जाता है वेबिनार तब पता लगता है सर वेबिनार हुआ, हमें बताया नहीं आपने। तो मैं कहता हूँ यार मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको इस वेबिनार में आना था नहीं आना। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप, लिंक मैंने भेज दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे मंगल योग के आप ग्रुप में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो हमारे लिए इजी होगा आपको कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो दूसरा, ये अभी किसी मैम ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सेकंड हाउस में, देखिए बेसिकली अभी हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रहे आपको, लेकिन आप ये देखिएगा कि मंगल किस किस हाउस में, मैं थोड़ा क्लू दे रहा हूं आपको क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा होता आपको ज्योतिष आता होगा। आप ये देखिए मंगल जो बताया गया कि मांगलिक जो योग बनता है वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस एंड सेकंड हाउस में बनता है। ये मैं आपके लिए क्लू छोड़ रहा हूं, अभी जो ज्योतिष है वो थोड़ा समझ जाएंगे कि जब मंगल इन हाउस में होता है तो ऐसे कौन से हाउसेस हैं कुंडली के जहां पर इन हाउस में होकर वो किसी पर्टिकुलर हाउस को अफेक्ट करेगा, कहीं बैठकर कर रहा है, कहीं देखकर कर रहा है। उन ऐसा नहीं है कि क्यों इन हाउसेस में मंगल मांगलिक कहा जाता है, कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो मैं आपके लिए क्लू छोड़ रहा हूं, कोर्स में तो खैर सारा डिस्क्लोज किया जाएगा कि इन्हीं हाउसेस में क्यों मांगलिक बोला गया है। तो विचार कीजिएगा, लॉजिक है इसके पीछे। अब जब वो लॉजिक हम देखते हैं तो डेफिनेटली सेकंड हाउस के मांगलिक को भी हम प्योर मांगलिक लेंगे। ठीक है, और आंशिक मांगलिक, पूर्ण मांगलिक कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यस सर। ठीक है, तो हमने देखा कि चार्ट को बेसिकली देखना कैसे है। अब इस चार्ट में मंगल जो है वो MA से रिप्रेजेंट हो रहा है। MA मींस मार्स। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट को देख के बताइए कि क्या यहां पे मंगल योग बन रहा है, क्या आप बता पाएंगे? मार्स इज MA,
चैट में बताइए सभी। ओके, कुछ लोगों का मैसेज आया है। फिर से अगर आपको एक बार रेफर करना है तो आप रेफर कर सकते हैं कि मंगल योग मार्स के कौन कौन से हाउसेस में आने से बनेगा। दिस इज द चार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ। तो यहां पे अगर मार्स प्लेस्ड है तो दैट इज मंगल योग। तो यहां पे इस चार्ट में मार्स कहां प्लेस्ड है? Bornil Monisha ji, it is not placed in second house. That is not second house. देखिए दो नंबर जहां पे लिखा है वो सेकेंड हाउस नहीं है। सेकेंड हाउस यही रहेगा। ओके, हाउसेज आर फिक्स्ड। दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकेंड हाउस, दिस इज द थर्ड हाउस, दिस इज द फोर्थ हाउस। तो यहां पे दो नंबर की राशि है फोर्थ हाउस में, और मार्स भी यहां पे फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो 1, 2, 4, 7, 8 एंड 12। तो फोर्थ हाउस में अगर मंगल आता है देन दैट इज कंसिडर्ड एज मांगलिक। तो यहां पे मंगल फोर्थ हाउस में प्रेजेंट है, दैट इज वाई दिस इज अ मांगलिक कुंडली अभी के हिसाब से। अब सिर्फ D1 यानी कि आपका जो नेटल चार्ट है जिसे हम बोलते हैं लगन चार्ट, सिर्फ इसको देखकर यह निर्धारित नहीं किया जाता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं। इसके साथ आपको D9 चार्ट भी देखना होता है जिसे हम बोलते हैं नवांश। तो आप देखेंगे यहां पे नेटल चार्ट के नीचे D9 भी लिखा हुआ है। तो यह है आपकी नवांश कुंडली। तो सेम रूल हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। हम यहां पर भी देखेंगे कि मंगल फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और 12th हाउस में है या नहीं। तो बताइए D9 चार्ट में क्या मंगल उन हाउसेस में है जो कि मांगलिक योग को कॉन्स्टिट्यूट करें? चैट बॉक्स में यस, यहां पे मंगल सेकेंड हाउस में है। तो अब क्योंकि लगन में भी है और D9 में भी है, तो ये हो गया 50%। अभी भी 100% नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट 50%। सॉरी, अगर लगन में होता और D9 में नहीं होता तो ये होता 25%, जिसे आप बोलते हैं आंशिक मांगलिक। आंशिक वर्ड जो यूज किया जाता है वो तब यूज किया जाता है जब मंगल आपके सिर्फ नेटल हॉरोस्कोप में प्लेस्ड हो मांगलिक हाउसेस में, लेकिन D9 में नहीं हो। अब यहां पे D9 में भी है तो ये 50% मांगलिक हो गया। D9 के साथ साथ आपकी जो चंद्र राशि है उससे भी आप मांगलिक होने चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे? उसके लिए हम आपके नेटल चार्ट में देखते हैं कि मून कहां पे प्लेस्ड है। तो आप देखिए यहां पे मून 9th हाउस में प्लेस्ड है। ये रहा मून, MO से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो मून को लगन बनाकर भी हम एक बार देखेंगे। अब देखिए जिस हाउस में मून प्लेस था हमने उसको फर्स्ट हाउस बना दिया। अब यहां पे भी आप सेम रूल अप्लाई करिए। देखिए कि मार्स 1, 4, 7, 8, 12 एंड सेकेंड इन हाउसेस में है या नहीं मून से। तो यहां पे मार्स कौन से हाउस में है? 8th हाउस में है, राइट, ये रहा। तो चंद्र कुंडली से भी ये व्यक्ति मांगलिक हो गए। अब ये 75% मांगलिक हो गए क्योंकि ये लगन से भी हैं, D9 से भी हैं, चंद्र से भी हैं। अब लास्ट जो रूल है, D9 इज नॉट चलित मैम।
मैं बताता हूं मून से कैसे हुआ। D9 चलित नहीं है, D9 का मतलब होता है नवांश। तो मून से ये ऐसे हुआ, मून जिस भी हाउस में प्लेस्ड है आप उसको फर्स्ट हाउस बना दीजिए और फिर वहां से देखिए कि मंगल कहां पे प्लेस्ड है। तो हमने मून यहां पे 9th हाउस में प्लेस था, हमने इसको फर्स्ट हाउस बना दिया। अब यहां से मंगल 8वें भाव में है, 8th हाउस में, तो ये मून से भी मांगलिक हो गए जो भी व्यक्ति है ये। अब लास्ट जैसे हमने मून से देखा वैसे ही हमें शुक्र से भी देखना होता है। तो इस हॉरोस्कोप में आप देखिए वीनस कहां पे प्लेस्ड है। तो हम इसको सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि वीनस का जो डिनोशन है दैट इज VE। VE इज वीनस, राइट। तो इसको हम असेंडेंट बना लेते हैं। अब देखिए वीनस से मंगल कहां प्लेस्ड है, कौन से हाउस में, 10th। तो क्या 10th हाउस में अगर मार्स प्लेस्ड होगा तो क्या वो मंगल दोष को कॉन्स्टिट्यूट करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो शुक्र कुंडली से यानी कि वीनस से ये मांगलिक नहीं है। सो ये जो व्यक्ति हैं ये 75% मांगलिक कहलाएंगे, बिकॉज ये 3 हॉरोस्कोप से मांगलिक हो रहे हैं, लगन से, चंद्र से और नवांश से। अब 75% अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से करना जरूरी है। अगर कोई 50% मांगलिक है तब भी उसकी शादी मांगलिक से करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई 25% मांगलिक है यानी कि सिर्फ एक ही हॉरोस्कोप से मांगलिक हो रहे हैं तो फिर उन्हें हम कहते हैं आंशिक मांगलिक, और उनकी शादी नॉन मांगलिक से की जा सकती है। तो 25% मांगलिक है तो नॉन मांगलिक से आपकी शादी हो सकती है। 50% मांगलिक अगर आप हैं तो आपकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। 75% है तब भी मांगलिक से होनी चाहिए। 100% है तब भी मांगलिक से होनी चाहिए। तो ये रूल है देखने का। अब आप में से किसी का हम यहां पे हॉरोस्कोप लेते हैं जिनको ये डाउट है कि वो कितने % मांगलिक हैं, और आप ही लोग रूल लगाकर यहां पे बताएंगे कि वो मांगलिक हैं या नहीं, या कितने % मांगलिक हैं। ठीक है, तो कोई अपना सर किसी को अनम्यूट कर दीजिए, कोई भी। मैं कर रहा हूं अभी, एक बार स्क्रीन तुम बंद करो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो ये देखिए इसी तरह से हम आपको कोर्स कंटेंट क्या रहेगा हमारी कल से 3 दिन की मांगलिक योग या दोष के ऊपर हमारी क्लास सेक्शन के साथ हम लेकर आ रहे हैं। तो हमारा 3 दिन का ये कोर्स रहेगा जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 दिन हम इसमें करने वाले हैं पूरा मंगल के ऊपर। और एक एक चीज अभी कोर्स कंटेंट भी मैं आपको थोड़ा वर्बली बता देता हूं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो इसका जो कोर्स 3 दिन का कोर्स है 1, 2 और 3 रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम कोर्स करने वाले हैं सक्षम के साथ, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 1999 प्लस 18% GST रखा है। और ये ऐसा कोर्स है कि इसको मैं 5,000 रुपए तक में पढ़ाता आया हूं ऑफलाइन। अब चूंकि ऑनलाइन का काम हो गया है, आप भी घर बैठ के पढ़ते हैं, हम भी घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। और क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट भी चेंज है, पहले ठीक है हम कमर्शियल एंगल से ज्यादा सोचा करते थे इन सब चीजों के लिए, लेकिन ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग है कि अब बहुत सारे कोर्स हम पढ़ाते हैं तो हर चीज कमर्शियल एंगल से नहीं है। कुछ कोर्स को हम सिर्फ इसलिए लॉन्च करते हैं कि मार्केट में जो मिथ फैला हुआ है, मार्केट में जो कहते हैं ना कि कमर्शियल एंगल से जो लोग मंगल के नाम पे लूटे जा रहे हैं लोगों को, और ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने। लास्ट वेबिनार किया था उसमें भी केसेस आया कि एक किसी लेडी से पता नहीं बच्चे के था या उसका किसका था, मांगलिक के नाम से पूजा के नाम पे 10-20 हजार रुपए ले लिए।
जबकि हमने उसका देखा तो वो किसी भी तरह से मांगलिक नहीं हो। देखिए इतना अंधेर गर्दी मची हुई है ज्योतिष वर्ल्ड में, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा ज्योतिष सबको सीखना चाहिए। और ये ऐसा इशू है, वो सेंसिटिव पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का। हर घर परिवार में आप देखते हैं कि कोई ना कोई मांगलिक है। फिर मांगलिक के नाम पे हम एक तो पूरे डर में रहते हैं, पहली बार, ठीक है, बड़ा भ्रम की स्थिति रहती है, अभी क्या होगा, शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, क्या होगा, मांगलिक है बच्चा। तो बहुत सारे इश्यू मतलब हम बिना मतलब में पाल के रखते हैं अपने मन में, और मन में दुखी रहते हैं कि मांगलिक होना है तो अभिशाप हो गया। तो वो खत्म करना है पहली बात। कि दूसरा एग्जैक्ट मांगलिक बनता कैसे है। और ये जो सो कथित एस्ट्रोलॉजर या पंडित लोग बैठे होते हैं, इनसे आप पूछ के आते हो, उनको खुद नहीं आता तो तुम्हें क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप, जिसमें 2 दिन वर्कशॉप करेंगे और तीसरे दिन हम रेमेडियल पार्ट करने वाले हैं इसमें, कि अगर मांगलिक हो, इस मंगल का आप कैसे फायदा उठा सकते हो, और ये कैसे आप अपनी मैरिड लाइफ में रेमेडी कर अपनी उसको एक अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे हम रेमेडीज भी सक्षम आपको देने वाले हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 दिन के लिए रात को 9 बजे से 11 बजे तक हमारी वर्कशॉप हो रही है सक्षम के साथ। 1999 बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर, सिर्फ इसलिए कि हमें मंगल से जो लोग दुखी हैं या लोगों में जो भ्रम फैला हुआ उसको दूर करना है। तो आप आइए, सीख सकते हैं, ठीक है। और कोर्स कंटेंट अभी मैं बता देता हूँ, आप ज्वाइन है, आपसे डिस्कस कर लूंगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वो भी पहले बताएंगे आप कि इसमें क्या होगा। और यहाँ पर जो सक्षम आपको मैचिंग बताने वाला है, ये मैचिंग बहुत ही कम लोगों को पता है। देखिए जब आप कोई मिलान मिलाते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही प्लैनेट का रोल होता है मैचिंग में, जो ट्रेडिशनल मैचिंग हमारी, जिसको कहते हैं गुण मिलान। मिलाते हैं ना सभी 36 गुण में से भाई कितने गुण मिले वर वधु के। यहां पर सक्षम आपको ये बताने वाला है कि एक प्लैनेट नहीं, हम हर प्लैनेट से कंपैटिबिलिटी कैसे निकालेंगे मेल फीमेल की। तो वो आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाले। तो आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत ही यूनिक वर्कशॉप है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आ रही है। ये बता दो मैं आपको, ये सब चीजें मैं खुद पढ़ाता आया हूँ लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन 5,000, 7,000, 4,000 इन कोर्सेज में। तो आइए सीखिए और अपनी जो मंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है दूर कीजिए। यस सक्षम। राइट। तो सर जो हम गुड़ मिलान की बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो जनरली क्या होता है, चंद्रमा से 36 गुण मिलाए जाते हैं, बट दैट इज नॉट इवन 50% ऑफ मैच मेकिंग। वो 50% भी नहीं है, बिकॉज चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो आपने मन से मन मिला लिया, उसके बाद सूर्य जो है वो आपकी आत्मा का कारक है। तो सूर्य से सूर्य का मिलना भी जरूरी है कि दोनों एग्जैक्टली सोलमेट्स हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये सूर्य से पता चलेगा। बुद्ध से बुद्ध का मिलना भी जरूरी है। हो सकता है एक बंदा बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो और दूसरा बंदा बिल्कुल स्टूपिड, तो दोनों की शादी कैसे टिकेगी, नहीं टिक पाएगी। ऐसे ही मंगल से शुक्र का मिलना और शुक्र से मंगल का मिलना जरूरी है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। जुपिटर से जुपिटर का मिलना जरूरी है फॉर रिलीजियसनेस एंड धर्मा। एक बंदा बहुत ही धार्मिक है, दूसरा धर्म को मानता ही नहीं है। शनि से शनि का मिलना जरूरी है, राहु से राहु और केतु से केतु का मिलना जरूरी है। जब सारे प्लैनेट्स की मैचिंग होती है तब जाके एग्जैक्ट मैच मेकिंग आपको समझ में आती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, सिर्फ मून से मून को मिला के आपको अप्रूवल दे दिया जाता है, जो कि मैच मेकिंग का 25% भी नहीं है। जी सर, बर्थ डिटेल्स। सक्षम, वो अभी किसी लेडी ने बोला था उनके 3 बच्चे हैं, प्लीज वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला सर मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को मांगलिक बताया गया, प्लीज वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें। जिन्होंने मुझे बताया था कि मेरे 3 बच्चे हैं मांगलिक हैं। मधुबाला, प्लीज सक्षम देखिए मधुबाला को। मधुबाला, ओके। मधु जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मधुबाला यस सर। जी यस जी मैम, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी
पहले बेटी का बता देती हूँ। ये ट्विंस हैं, तीनों दोनों का भी बताया हुआ, तो पहले एक का बता देती कोई हूँ। बात नहीं, हम बता देते हैं एग्जैक्ट 18 सितंबर 18 सितंबर 2001 2001, ठीक है। बर्थ टाइम मैम? 11:05 AM AM, ओके। बर्थ प्लेस? दिल्ली। ओके। वृश्चिक लगन की कुंडली है मैम? हेलो, देख लें, अनम्यूट तो नहीं होगी वो। अनम्यूट तो किया, म्यूट हो गई। मैं कर लूँ। हेलो, हाँ जी, जी मैम। किसका नाम है? वृश्चिक लगन की कुंडली है? जी सर। ओके, ठीक है। अब आप ही बताइए मैम, क्या लगन कुंडली से मांगलिक है आपकी डॉटर? मार्स कौन से हाउस में प्लेस्ड है? वो फिर म्यूट हो गई। मधु जी, हेलो, आप म्यूट मत हेलो, हाँ हाँ जी मैम। यस सर। मार्स कौन से हाउस में सेकंड प्लेस्ड है? हाउस में। तो ये मांगलिक हुआ या नहीं हुआ? जी सर, है। हुआ, चलिए ठीक है। अब D9 से देख लीजिए मार्स कौन सा उसमें प्लेस्ड है नवांश से? यस सर, है। 12th हाउस में प्लेस्ड है? जी हाँ जी। ठीक है। अब हम देखेंगे चंद्रमा से। जी सर। तो मून यहाँ पे आपकी 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो हम इसे लगन बना लेंगे। अब बताइए मून से है या नहीं? हाँ सर, है। है, 4th हाउस ठीक। में है जी। अब लास्ट हम देखेंगे वीनस से। जी। तो वीनस यहां पर है, इसको हम लगन बना लेंगे। वीनस से है या नहीं? नहीं। नहीं, तो 75% हो गई। जी। तो ये मांगलिक है। इनका जो विवाह है आपको मांगलिक से ही करना होगा। जी सर। सर ये ट्विंस हैं, दूसरी का भी सेम ऐसे ही होगा फिर? जी, उनके कितना डिफरेंस है बर्थ में, क्योंकि 10 नवांश मिनट चेंज का। हो सकता है ना। 10 मिनट का। 10 उनका मिनट का। 10, हाँ 10:55 था उनका। इनसे एक बार हम बोलिए। देख लेते हैं। 10:55। जी AM। सेम है बाकी सब कुछ। अभी किसी ने पूछा है कि सर वीनस से क्यों नहीं है, क्योंकि वीनस से मंगल शायद 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस में, इसलिए। तो वीनस जहां बैठा है उसको लगन माना, वहां से मंगल जो है 5th हाउस में है। तो इसलिए सर यहाँ देखिए, यहाँ पे लगन सेम है, लेकिन नवांश बदल गया और ये नवांश से मांगलिक नहीं है। इनकी जो ट्विन डॉटर है, दूसरी डॉटर, वो ये मतलब first 12th हाउस में नहीं आ रहा ना। हाँ, उसमें आ गया, लेकिन 12th हाउस से 1st हाउस में आ गया। वो फर्स्ट में आते हैं। मांगलिक बन गए, लेकिन 12th हाउस से नहीं बन रहे। सर इसमें भी तो है, फर्स्ट हाउस में। 1st हाउस में है मैम, बट 12th में नहीं है ना। यहाँ पहले वाले में 12th में था। अब इसका मीनिंग है, इसके बहुत गहरे मीनिंग है। मतलब मांगलिक है, नो डाउट, लेकिन अब थोड़े मतलब बदल गए हैं। ओके जी, अब मैं मतलब आपको बताता हूं क्या होता है। 12th हाउस जो होता है, दैट इज योर बेडरूम। जी। एक मैरिड कपल का जो बेडरूम है, दैट इज 12th हाउस। जी। 12th हाउस में अगर कोई वाटरी प्लैनेट है, जैसे कि मून हो गया, जी। तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी को डाउन करेगा, आपकी डिजायर को कम करेगा। जी। अब आप मुझे बताइए कि 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट होना चाहिए, खुद सोच के बताइए। नहीं जी, मून। नहीं मैम, मून होगा तो बेडरूम में इमोशंस आ जाएंगे, बिकॉज मून इज द कारक ऑफ। यस, वीनस होगा तो बेडरूम में रोमांस आएगा।
जी वीनस मंगल होगा तो बेडरूम में सेक्सुअल एनर्जी हाई होगी। जी 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 इसलिए आप देखेंगे ना, जैसे बहुत सारे लोगों के बेडरूम में वाटर का पिक्चर सीनरी लगा रहता है या फाउंटेन होता है, तो उनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी डाउन हो जाती है। आपने फायर, जहां पे फायर एनर्जी होनी चाहिए वहां पे आपने वाटर एनर्जी डाली। वाटर एनर्जी तो ये वास्तु में एक दोष बताया गया है। जी जी अब यहाँ पे D9 में आपके जो सेकंड डॉटर हैं उनके 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु इज द कारका फॉर डिटैचमेंट। जी अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विन्स के केसेस में ऐसा होता है कि किसी की मैरिज अच्छी आती है और किसी की मैरिज खराब हो जाती है। वो है ट्विन्स, जी सब चीजें सेम है, बट किसी की मैरिज लाइफ अच्छी होगी और किसी की मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी। वो ये लाइव वही केस है। जी जी अब इनकी जो फर्स्ट डॉटर है, जिनका हमने फर्स्ट हॉरोस्कोप यहाँ पे ये लिया, वाला फर्स्ट है सर, ये वाली फर्स्ट है। हाँ, ये फर्स्ट है, पहले हाँ ये एल्डर है। जी तो इनकी जो मैरिड लाइफ होगी वो जो सेकंड डॉटर है उनसे थोड़ी सी कम अच्छी होगी, कम अच्छी बिकॉज ऑफ केतु इन 12th हाउस। जी केतु क्या करेगा? सेक्सुअल एक्टिविटी से डिटैच करेगा इनको, बट क्योंकि मांगलिक हैं तो थोड़ा बहुत ये संभाल लेंगी। जी पर जो यंगर डॉटर है, जिनका चार्ट हमने पहले लिया था, जी शी विल बी वेरी गुड। जी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिज में, अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं जी सर। तो ऐसे डिफरेंस आ जाता है इन केस ऑफ ट्विंस। बेटे का भी ऐसा ही होगा? जी, बेटे का भी ऐसा ही होगा फिर? उसका तो भी मंगल बताया है। हाँ, उनका आप बताइए, टाइम बताइए। टाइम यही है सर उसका, लेकिन उसका है 14/3/2008। 14/3 यानी कि मार्च मार्च 2008। 8 जी। टाइम यही है, लेकिन PM है इसका बेटे का। तो यहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले लगन से आपका जो सन है वो मांगलिक नहीं है। जी इसमें तो नहीं सर, मुझे बताया। अच्छा, अब कोई बताइए D9 से है या नहीं? यस सर है। है हाँ 7th हाउस में 4 8 6 7 7th हाउस में है तो फिर है, ठीक है, हाँ। फाइन। तो 25% अभी तक ये हो गए। जी अब मून से देख लीजिए। मून से फर्स्ट हाउस में है मार्स, जी हाँ जी तो मून से भी हो गए, यानी कि 50% हो गए। जी अब एक बार हम वीनस से देख लेते हैं। वीनस से है क्या? नहीं नहीं है। तो 50% मांगलिक हैं, तो इनकी शादी आपको मांगलिक से ही करानी पड़ेगी। मतलब तीनों बच्चों की मांगलिक सही होगी। जी, वीनस की पोजीशन लगन कुंडली से लेनी है। जी अब यहां पे जब भी हम मंगल योग की बात करते हैं, मार्स को जब हम देखते हैं, तो हमें साथ साथ वीनस को भी देखना होता है। वीनस की भी इंपॉर्टेंस है। क्यों? बिकॉज मार्स इज योर सेक्सुअल एनर्जी, जी वीनस इज द सेक्सुअल अट्रैक्शन। जी एनर्जी और अट्रैक्शन। मंगल आपकी सेक्सुअल एनर्जी है और वीनस आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन है। तो जहां पर भी मार्स और वीनस कंजंक्ट होते हैं वहां पे सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है और सेक्सुअल एनर्जी भी है। एनर्जी भी। तो इनके केस में D9 में आप देखेंगे, देन वीनस एंड मार्स आर कंजंक्ट। जी तो इस व्यक्ति की जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा हाई है। जी लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं यहां पे। वो जो सेक्सुअल डिजायर है वो आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं होगी।
जी मैरिज में, बिकॉज सैटर्न इस चीज को डायरेक्टली 7th एस्पेक्ट से देख रहा है और इस पूरे योग को वो कंट्रोल कर रहा है, जी राइट। जी तो किसकी डिजायर बाहर जा सकती है सोशल बाउंडेशन से, नॉर्मल सोशल बाउंडेशन से उनसे बाहर उनकी डिजायर जाएगी या नहीं जाएगी, जी जी उस चीज का भी पता हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जी ओके, जी तो आप किस किस को क्लियर हो गया है कि मंगल योग को किस तरह से देखा जाता है? सर मेरा बेटा भी आपकी जैसे एडवोकेट ही बनना चाहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। तो यहाँ पे वो योग हैं बिल्कुल हॉरोस्कोप में। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज हैंड रेस करिए कि मंगल योग को देखना कैसे है। जी हरप्रीत जी। उनको समझ में आ गया, वो खुद एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा सर, उनका हैंड रेस था ना? नहीं, वो उन्होंने यहाँ पर लिखा है, किसी और को तो क्लियर होगा। कविश्वर जी। सर जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, जैसे आपने बताया ना कि D9 चार्ट, अपना मेन बर्थ चार्ट, D9 चार्ट, फिर उसके बाद मून हॉरोस्कोप और वीनस, ठीक है। हाँ, तो जनरली D9 और ये जो मेन बर्थ चार्ट होता है उससे उससे भी तो काफी कुछ आ जाएगा ना समझ में, क्योंकि 50%। हाँ, क्योंकि चंद्र कुंडली से ऐसा हो सकता है ना कि वो भाव चलित कुंडली में भाव जो है मंगल का वो चेंज हो जाए। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। जी जी जब आप वर्गा चार्ट करते हैं तो वहां पर भाव कुंडली की महत्वता नहीं रहती। अच्छा। कुंडली हम तब यूज करते हैं जो लोग वर्गा चार्ट को यूज नहीं करते। ठीक है, जब हम वर्गा चार्ट को यूज कर रहे हैं तो अब तो नवाश में पहले कूद गए, जो कि सिर्फ मैरिज का चार्ट है। क्योंकि सर मैंने एक चार्ट ऐसा है मेरा खुद का ही, मैं बात करूं तो उसमें मेन बर्थ चार्ट में 7th हाउस में मार्स है। नहीं, ठीक है, तभी तो हमने क्या लिया, हमें पता है ना कि हो सकता है कि आपका भाव चलित में कोई शिफ्ट कर जाए। ठीक है जी जी। लेकिन क्योंकि हम वर्गा चार्ट पकड़ रहे हैं, नवाज कुंडली, तो हमें भाव चलित की जरूरत नहीं होती है। भाव चलित तब यूज किया जाता है जब आप वर्गा चार्ट को यूज नहीं करते। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी और जरूरी है। किसी का मंगल वीक है या किसी का, अगर किसी के चार्ट्स में मांगलिक योग नहीं है या आंशिक मांगलिक योग है, तो फिर क्या करें? अगर आपकी सेक्सुअल डिजायर कम है, सेक्सुअल डिजायर कम होगी तो एम्बिशन कम होगा, एम्बिशन कम होगा तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये डिजायर हाई होनी जरूरी है, और डिजायर हाई होने के बाद आपको उसको अलग अलग डायरेक्शंस में चैनलाइज करना है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे ओशो ने बोला है, संभोग से समाधि तक। तो ऐसा क्यों बोला गया है संभोग से समाधि तक? क्योंकि अगर आपने सेक्सुअल एनर्जी को अध्यात्म में लगा दिया तो आप समाधि की स्टेज तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने सेक्सुअल एनर्जी को अपने प्रोफेशन में लगा दिया तो आप प्रोफेशन में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये डिजायर होनी चाहिए ना, तभी तो फिर उसको चैनलाइज करेंगे। और रिलेशनशिप्स में तो आपको आइडिया हो ही गया है, सेक्सुअल एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिलेशनशिप का। तो अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो वहां पे फिर प्रॉब्लम है। तो इस एनर्जी का होना जरूरी है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स वीक है या कोई भी ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये डिजायर की कमी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस डिजायर को लेकर आए अपनी लाइफ में थ्रू वेरियस रेमेडीज, और फिर उसको चैनलाइज करें। और चैनलाइज अगर आपने एक बार कर लिया, देन आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी। तो चैनलाइज करने के अलग अलग तरीके हैं, उस डिजायर को इंक्रीज करने के अलग अलग तरीके हैं।
अगर आपने मंगल और शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया तो आपकी मैरिड लाइफ में वापस से अट्रैक्शन और स्पार्क आ जाएगा, जो कि कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि लोगों की लाइफ में मिस हो रहा है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप्स हैं जहां पे गुण मिलान में सारे के सारे गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी डिवोर्स लेके बैठे हुए हैं। वाई? बिकॉज मंगल शुक्र की एनर्जीज प्रॉपर नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप में सबसे जरूरी है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद फिर मन का मिलान आता है। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो डिवोर्स होगा। तो बहुत बार गुण मिलान इज नॉट दी रीजन फॉर डिवोर्स। हो सकता है गुण नहीं भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर मंगल शुक्र की एनर्जीज हैं तो अट्रैक्शन बना रहेगा, वो शादी चल जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। सक्षम, एक जो हमारा कोर्स कंटेंट है, थोड़ा सा अगर तुम बता सको, क्योंकि हम करने क्या वाले हैं वो निकाल लो, आपके पास ना पीडीएफ होगी हमारे उस पे है वो कोर्स कंटेंट का जो ऐड वाला है कि हम कराने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हमारा 3 दिन का वर्कशॉप है जिसमें आपको मंगल से रिलेटेड बहुत कुछ नॉलेज दी जाएगी, और सबसे बढ़िया है कि यहाँ से मैच मेकिंग आप एक बहुत यूनिक कर पाएंगे। ओके, और अभी किसी ने 1-2 चीजें और पूछी हुई है, मैं देख लेता हूँ जब तक व्हाट्सएप पर। जब बहुत सारे लोगों के थैंक्स आ रहे हैं, पहली बात तो थैंक यू आप सभी का। आपका अप्रिशिएशन हमें मिलता है हमेशा, तो उससे मोटिवेट वाकई में होते हैं, नो डाउट। अभी मैंने आपको सभी को पर्सनली लिंक भेजा है, चैट बॉक्स पर भेजा था, अभी मैं दोबारा भेज देता हूँ। अभी तक काफी सारे ज्वाइन कर चुके हैं, आप में से अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है। वो मैं अभी लिंक भेजता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जो हमारा मांगलिक योग का जो ग्रुप है उसमें आप एंटर कर जाएंगे। तो आने वाले जो हमारे अपडेट्स हैं, हमारे फ्री वेबिनार्स हैं, वो आपको वहीं पर अपडेट मिलती रहेंगे। अभी किसी ने पूछा है कि D9 चार्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए, वो हम आपको अभी इस लेवल पे नहीं बता सकते। आप में से मैक्सिमम लोग नॉन एस्ट्रोलॉजर है, नो डाउट। जब आप कोर्स में आएंगे आपको नवांश कुंडली कैसे बनती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, नो डाउट। तब आपको सब सिखाएंगे। यस सक्षम। सर मैं एक मिनट, आपको सभी को चैट बॉक्स में मैंने दोबारा लिंक सेंड कर दिया आप सभी को। तो आपको से अगर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, हमारे किसी ग्रुप में नहीं है, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट जो है आपको मिलती रहे। मैंने आप सभी को सेंड कर दिया, और जस्ट क्लिक करना है आपने और आप हमारे ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। यस सक्षम, हम इस पूरी वर्कशॉप में करने क्या वाले हैं ताकि पता तो लगे लोगों को। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वर्कशॉप में हम आपको जो रेमेडीज देंगे दैट विल बी टू सेव योर मैरिज, और या आपकी मैरिज में अगर सेक्सुअल एनर्जी या रोमांस की प्रॉब्लम है तो उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो प्रॉब्लम है या नहीं, थ्रू कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके बाद हम रेमेडीज डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम मैरिज पे फोकस कर रहे हैं फ्रॉम दी सेक्सुअल पॉइंट। अब मैरिज में हो सकता है कोई इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम है। इस वर्कशॉप का जो फोकस है दैट इज सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल एनर्जी। अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो फिर क्या करना है, उस चीज को हॉरोस्कोप में कैसे देखना है, हम उस पर फोकस करेंगे। फिर कोर्स कंटेंट में सबसे पहले मांगलिक दोष क्या होता है ये हमने आपको आज ही बता दिया। उसके बाद पोजीशन ऑफ मांगलिक दोष इन क्लासिकल वैदिक टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, किस तरह से मांगलिक दोष को जज किया जाता है। अभी हमने इसका 50% पार्ट डिस्कस किया है कि देखा कैसे जाता है, फिर उसके इम्पैक्ट को जज कैसे किया जाता है ये हम स्टडी करेंगे। 5 लेवल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सिग्निफिकेशंस ऑफ मार्स कि मंगल रिप्रेजेंट क्या क्या करता है, आपके कौन से बॉडी पार्ट को मार्स रूल करता है, आपके कौन से बॉडी पार्ट को एर्थ हाउस रूल करता है, और उन चीजों को किस तरह से देखा जाए। जनरली आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको वृश्चिक राशि रूल करती है,
जेनिटल ऑर्गन्स को। तो अब क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी की बात हो रही है तो जेनिटल ऑर्गन्स को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि वहां पे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, वो चीज हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक हमारा है कि 8वां घर, जैसे मैंने आपको बताया मृत्यु का घर होता है, डेथ का घर होता है, लेकिन 8वां घर सौभाग्य स्थान भी बोला गया है फॉर लेडीज, प्लेस ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस। तो ऐसा क्यों बोला गया है और इसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं? फिर ऐसा आपने सुना होगा, व्हाई मैरिज ऑफ गर्ल्स वंस 20th ईयर ऑफ एज इज कंसिडर्ड बैड। 20 साल की उम्र में मैरिज करने को खराब क्यों बोला गया, स्पेशली फॉर गर्ल्स? इसके पीछे भी लॉजिकल रीजन है और वो भी मंगल से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंस ऑफ 27 द्रेकना, ये हम स्टडी करेंगे कोर्स में। फिर ऐसा एक मिथ है, व्हाई मांगलिक दोष इफेक्ट्स गेट नलिफाइड आफ्टर द एज ऑफ 28-32। ये मिथ है कि ये मंगल दोष खत्म हो जाता है 28-32 साल के बाद, और इस मिथ को हम आज ही क्लियर कर देंगे ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। उसके बाद रूचक महापुरुष योग क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं। फिर मंगल और वीनस का जो कंजंक्शन है उसके क्या इफेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू फल दीपिका सरावली। ये जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन को किस तरह से देखा गया है, ये हम स्टडी करेंगे। फिर D30 डिविजनल चार्ट में मार्स और वीनस अगर प्लेस्ड हैं तो उनके क्या इफेक्ट मिलेंगे। लीगल पोजीशन इन हिंदू मैरिज एक्ट रिगार्डिंग मांगलिक दोष। मांगलिक दोष को हिंदू मैरिज एक्ट ने भी इनकॉर्पोरेट किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इनोवेटिव मेथड्स ऑफ मैचिंग ऑफ मांगलिक दोष, आपको ये बताएंगे कि मैचिंग कैसे की जाती है। फिर रेमेडीज है मांगलिक दोष से रिलेटेड और उन रेमेडीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। तो इसमें से एक मिथ हम अभी क्लियर कर देते हैं जो कि है why मांगलिक दोष इफेक्ट्स गेट नलिफाइड आफ्टर द एज ऑफ 28 and 32। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये मिथ है, मांगलिक दोष 28 या 32 साल के बाद खत्म नहीं होता। आपकी कुंडली में जो बाकी योग हैं जैसे कि गुरु चंडाल योग होगा, बुध आदित्य योग होगा, क्या ये भी 22 या 50 साल के बाद खत्म हो जाते हैं? ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा, और किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि 28 या 32 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ये मिथ कहां से पैदा हुई? ये मिथ इस तरह से पैदा हुई, 28 साल के बाद आपकी मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन, ये जो दो हॉर्मोन्स है विच आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल डिजायर, ये नेचुरली थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाते हैं। तो उसको लोगों ने बोल दिया कि क्योंकि मांगलिक दोष जो है दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर और वो हार्मोन कम हो रहा है तो ये नलिफाइड हो जाता है। ये एक रूल बना दिया। अगर आपका हार्मोन कम भी हो रहा है नेचुरली, फिर भी आप बाकी सब से तो आपकी डिजायर हाई रहेगी ना। अब 28 साल में तो हर किसी का कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप मांगलिक हैं तब भी उनसे तो ऊपर आपकी डिजायर रहेगी। तो ये दोष खत्म नहीं होता, ये एक मिथ बना दी गई है कि ये दोष खत्म हो जाता है, और उसके पीछे रीजन दे देते हैं वो हार्मोन आपकी बॉडी से जा रहा है। तो हार्मोन तो नॉन मांगलिक की बॉडी से भी जा रहा है, लेकिन उससे कंपैरिजन में आपकी डिजायर हाई है बिकॉज यू आर मांगलिक। तो इस तरीके के जो भ्रम बनाए गए हैं उनसे आपको बाहर आना है, और ये भी हमारे कोर्स का वर्कशॉप का एक टॉपिक है। ये आप सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? देखिए, हम आपको ना लॉजिकली एज पर क्लासिकल टेक्स्ट वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, वरना तो दुनिया बैठी है आपको लूटने के लिए, है ना।
बिल्कुल। लास्ट वेबिनार में तो मैं बड़ा शॉक था, एक लेडी का जैसे बता रहे हम लाइव हम उसका ले रहे थे। सर वो लिंक यूट्यूब से ना लिंक शेयर कर दीजिए पिछले वेबिनार की भी। ओके, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे आप सभी को। तभी कह रहा हूँ आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए जो लोग अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ताकि देखो मैं इंडिविजुअली नहीं भेज सकता, आप सभी लोग मिलकर ग्रुप में आ जाएंगे, मैं ग्रुप में हर चीज आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कमर्शियल एंगल नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सीखें कि मांगलिक कैसे बना जाता है और कितने परसेंट कोई आंशिक है कोई पूर्ण है, तो उसको देखा कैसे जाए। सर एक पॉइंट और था, इस कोर्स में, इस वर्कशॉप में हम एक ऐसा प्रोसेस फर्स्ट टाइम रिवील कर रहे हैं जो आज तक पहले कभी रिवील नहीं हुआ है, और उस प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ये एक क्लासिकल प्रोसेस है जो रेमेडीज के शास्त्रों में दिया गया है फॉर एक्टिवेटिंग द एनर्जीज ऑफ मार्स एंड वीनस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ मून। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे आपके पार्टनर हैं उनमें ये एनर्जीज एक्टिवेट हों, तो बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे मंगल और वीनस की ये एनर्जी प्रेजेंट होती है अलग अलग तिथियों में। So if you touch that part, if you press that part, तो इंस्टेंटली वो डिजायर वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। तो ये चीज संस्कृत में दी हुई थी और सर ने और मैंने काफी सोचा कि ये प्रोसेस हम डिस्क्लोज करें या नहीं करें, एंड आखिरी में सर ने डिसाइड किया है दैट ये एज अ रेमेडी हम बता सकते हैं। राइट? यस। बेसिकली क्या होता है ना, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ क्लासिकल में इतना लिटरेचर है कि आप एक ही लिटरेचर को अगर 2 बार भी पढ़ लेते हैं तो कुछ नई चीज निकल कर आ जाती है। वरना तो हम इतने टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं ये सब चीजें, मांगलिक दोष, मंगल दोष, बाकी नवांश कुंडली में तो सक्षम कितने महीने पढ़ाई थी मैंने तुम्हें नवांश कुंडली? सर अपनी 4-5 महीने चली थी वो। 4-5 महीने पढ़ाई है मैंने इनको ये सब चीजें। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना चाहें तो जितना भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिक्कत ये है कि आप लोग वैक्सीन नॉन एक्सक्लोजर होते हैं, हमारे पास ना वो लिमिटेशन होती है आपको देने की। ठीक है, तो ये सब सारा सब्जेक्ट हमने 3-4 महीने पढ़ाया हुआ है, 4-5 महीने तक इसी टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। सोचिए कितना इन डेप्थ होगा कि लगन चार्ट को पढ़ाना। नवांश कुंडली अपने आप में 3 महीने तो नवांश कुंडली लगती है सीखने में, उसको डिकोड करने में। फिर D30 चार्ट उसको पढ़ा जाता है, लगन चार्ट पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम बैठे थे अभी पिछले दिनों में, कोई लिटरेचर पढ़ रहा था और उस लिटरेचर को पहले भी पढ़ चुका हूं मैं, लेकिन वो कहते हैं ना जब ज्ञान आना होता तभी आता है। पढ़ते पढ़ते उसके मीनिंग जब समझने शुरू किया, हमने डिकोड करना शुरू किया, तो वहां पर एक बहुत अच्छी चीज मिली हमें कि कैसे इस स्पार्क को आप मंगल और वीनस को पार्टिकुलर तिथि में पार्टिकुलर बॉडी पार्ट से आप इग्नाइट कर सकते हो। पर्टिकुलर तिथि में, ये नहीं कि वो एक ही पॉइंट है आपकी बॉडी में, वो वेरी करता है आपके सर से लेकर पैर तक तिथियों के अनुसार। सोचिए, तो थैंक्स टू ऋषि जिन्होंने इतनी सारी विद्याएं दी हैं, इतना सारा लिटरेचर छोड़ के गए। ठीक है, हम डिकोड नहीं कर पाते कई बार, वो अलग बात है, तो वो भी हम आपको देने वाले हैं, जबकि पार्ट द कोर्स नहीं था ये, तो अभी पिछले दिनों हमारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते आया और इसको डिकोड कर लिया। तो ये भी जो चीज आई है, हम चलो ये भी आपको कोर्स में बताने वाले। यस सर, तो सर Q&A ले लें फिर। हाँ, क्वेश्चन। ओके, आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं अब आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर लीजिए, हम एक एक करके आप सभी को अनम्यूट करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राजीव जैन जी। Sir, thank you very much for putting me to this thing, like, sir. Yes. Yeah, I have a query basically. कि like जैसे ये मतलब you are talking of this कि जो आता है मंगल जो आता है, और मतलब it differs also, but कोई suppose you have any kind of accident or something that goes also like this. Accident? हाँ जी. Yes. तो मंगल से अगर आपको एक्सीडेंट्स को देखना है, then that is a separate analysis which is done
इन नेटल हॉरोस्कोप, उसका मांगलिक योग से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, this sexual urge or whatever, like something like this, they're saying. Because of the accident, everything then went off altogether. तो एक्सीडेंट के बाद आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हुआ है, दैट इज Effect हुआ, आप यही कहना चाह रहे हैं, राइट? हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी, मंगल का रोल है, यस, मंगल का रोल यहाँ पर है। सो Okay. इस चीज को ओवरकम करने के लिए व्हाट वी डू इज, अगर आप कंफर्टेबल हैं इनसाइड द कोर्स, Please, अगर आप please. कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन शेयर योर चार्ट Okay. and we can analyze that and we can give remedies on that. Perfect. Right. I look forward to this thing. Thank you so much for your advice. Because this was something which, which was unable to talk to someone basically about. And incidentally, you were talking the same subject. So I just thought to Whenever share it with you, sir. जहां पर भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, वहां पे मंगल का रोल रहेगा ही रहेगा। नाउ वेदर वो चीज आपका एक्सीडेंट से हो रहा है, या कोई गलत मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, या नेचुरली ही हो रहा है, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, द मेन प्लैनेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज मार्स। Right, sir. ठीक है जी, तो मैं चलिए आपको I'll send you my date of birth. Should I need to send my date of birth and also? Yes, we'll discuss that in the workshop itself, ताकि बाकी लोग भी सीख सके how to decode these kind of things. ठीक है. Right, sir. Thank you Okay. so much. और else हम after taking 2-3 doubts, मैं एक बार यहीं पे देख लूंगा, so एक बार I'll tell you what yogas have been responsible for that situation. Sure. I look forward to that. Thank you so much once again. Take care. Thank you. योगिता जी। सर, एम आई ऑडिबल? यस। सर, मुझे बस ये बेसिक क्वेश्चन जानना था कि नवमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। आई मीन मून और वीनस तो मुझे समझ आ गया कि जिस घर में वो है उसको लग्न में प्लेस कर दिया जाए, बट नवमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है? बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, को सिखा देंगे मैम, आप कोर्स में आएंगे आपको सिखा देंगे कि नवांश कुंडली को कैसे कास्ट किया जाए, सिखा देंगे आपको। नवांश इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मैरिड लाइफ। नवांश कुंडली आपका स्पाउस कैसा होगा, किस तरह से उनका नेचर होगा, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये नवांश कुंडली से देखी जाती हैं। और क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी की बात हो रही है तो फिर वहां पे मार्स की पोजीशन देखना जरूरी हो जाता है, बेडरूम को देखना जरूरी हो जाता है। सो वैसे तो आप कोई भी वेबसाइट में जाओगे, जैसे आप एस्ट्रो सेज में चले गए, वहाँ D9 चार्ट आपको मिल जाएगा रेडीमेड, पर जैसे सर ने बताया कोर्स में आपको कास्टिंग भी आपको सिखा देंगे, नो डाउट। नवांश कुंडली कैसे बनाई जाती है सिखाया जाता है। बेसिकली नवांश कुंडली है क्या, लॉजिकली समझिए। नवांश कुंडली जो हमारा मैरिज का एक हाउस है, हाउस नंबर 7 लगन चार्ट का, तो कहते हैं ना किसी चीज को अगर बारीकी से देखना है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई ग्लास यूज करते हैं ना। तो नाउ 7th हाउस का जो मैग्नीफाई ग्लास है हम उसको एलाबोरेट करते हैं। तो 7 कुंडली के नेटल चार्ट के 7वें घर के हमने 12 पार्ट और कर दिए, उसको एलाबोरेट कर दिया, उसको मैग्नीफाई कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि वाकई में कहां पर क्या चीजें बैठी हुई हैं। तो बेसिकली नवांश कुंडली की स्टडी का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ 7th हाउस की स्टडी कर रहे हैं 12 घरों से। सोचिए, तो ये कोर्स अपने आप में 4 महीने का कोर्स है नवांश कुंडली को पढ़ना। वो उतना नहीं हम करेंगे इस कोर्स में, लेकिन आपको नवांश कुंडली कैसे बनाई जाती है बता देंगे। और ये तो हम बता ही चुके हैं आपका ओपनली कि नवांश कुंडली में भी कैसे मंगल को देखा जाता है। ओके। और एक चीज और है, आप लोग इस कोर्स में बिल्कुल आपको जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी आप बिल्कुल फ्रीली पूछिएगा, क्योंकि ये चीजें और कहीं डिस्कस नहीं होंगी। सो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है विच यू आर नॉट कंफर्टेबल, कि आप, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी की बात हो रही है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि ये पूछूं या ना पूछूं, तो बिल्कुल फ्रीली होके पूछिए, कोई इशू नहीं है। बिकॉज ये चीजें आपको सिखाई जा रही हैं सो दैट यू कैन
improve your life and you can also advise to your clients. और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये टॉपिक नहीं लिया जाएगा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछिए, कोई इशू नहीं। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वी आर द कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट हैं, और जब हम ही क्लियर नहीं होंगे, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो कैसे आप जवाब दोगे? और आज के डेट में बता दूं आपको, बहुत सारे इश्यूज हैं, ये डिवोर्स का मेन कारण बनता जा रहा है आज की डेट में, क्योंकि सक्षम खुद लॉयर है, तो मैं तो इससे वैसे ही पूछता रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो वैसे केसेस आते हैं, लेकिन ये तो खुद लॉयर है। और एक पिछले कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले, इसके पास जो ज्यादा केसेस आ रहे थे वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वो मतलब फैमिली कोर्ट जैसे होता है, ये उन्हीं को ज्यादा डील कर रहा था उस टाइम पे। तो ये एक जनरल चीज है, सोसाइटी का पार्ट है। ओके, तो आप सोचिए कितने लोगों की मैरिड लाइफ को बचा सकते हो, क्योंकि मैं ना कृष्ण जी का फॉलोअर हूँ, कुछ चीज गलत हो रही है तो कृष्ण ने बोला था गलत करना तो गलत है, गलत होते हुए देखना भी गलत है। तो मार्केट में जो परसेप्शन गलत बना हुआ है उसको ठीक करना भी हमारा काम है। तो सिर्फ आप इन सब चीजों को जानकर, क्योंकि मैं तो इतने पिछले 12-13 साल से कंसल्टेंसी तो कर ही रहे हैं, ईश्वर की कृपा से, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा कि मैंने की है, करने वाला तो वो है, हाँ हमारे माध्यम से उसने कराया, बहुत सारी मैरिड लाइफ हम बचा चुके हैं सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट को जानकर। ठीक है, बेसिकली इफ वो सेक्सुअल डिजायर और अट्रैक्शन आपकी मैरिड लाइफ में वापस आ जाएगा, देन एवरीथिंग एल्स विल गेट सॉल्व्ड। अगर मान लीजिए इमोशनल प्रॉब्लम है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इमोशनल प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आपकी मैरिड लाइफ बच जाए, बट अगर अट्रैक्शन वापस से डेवलप हो जाए तो बाकी सारे इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। दैट इज वाई मार्स एंड वीनस आर इंपॉर्टेंट मोर देन मून। चंद्रमा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मंगल और शुक्र की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडमी करके कोई है? हाँ, रेडमी के नाम से, बेसिकली एक तो नाम से आएगा वो, सक्षम ने ले लिया, वरना कोई नाम से नहीं आता तो मैं कभी कॉल नहीं करता उसको, क्योंकि आपका एक नाम है, ठीक है, और नाम में सब कुछ रखा है। चलिए, रूपा जी। हेलो। यस, रेडमी। यस, रेडमी, ओके। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे एक जानना था कि अगर मंगल प्रभावी हो तो उसमें लो मैरिज के चांसेस रहते हैं, या अगर वो शादी में डिले होता है उसके? नहीं, देखिए, लव मैरिज इज अ सेपरेट टॉपिक। नहीं, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उसके योग अलग हैं, और मंगल का कोई रिलेशन डिले मैरिज से नहीं है, सैटर्न का है। अच्छा। बेचारे मंगल को तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है लोगों ने कि शादी डिले कराता है, ये कराता है। ऐसा कुछ भी नहीं का शादी से कोई लेने देना नहीं है। हाँ, शादी के बाद जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, उससे लेने देना है, लेकिन शादी होने में मंगल का कोई योग ही नहीं है इन जनरल। नो डाउट, अगर वो आपका कुंडली का 7वें घर का लॉर्ड ही बन जाए तो बात अलग होगी, वो तो फिर लॉर्ड बन गया, लेकिन इन जनरल मैरिज में मंगल का होना ना होना, मंगल का कोई योग ही नहीं है। लेकिन लोगों ने भ्रम फैला रखा है जी, आप मांग लिखो आपके लिए शादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मंगल सिंपली, मंगल इज सेक्स, बस उतना ही है। और बाकी डिले, ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं कि आपकी शादी हो गई तो सामने वाले पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल से इस चीज का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो धरती पे समझ लो, बड़ी बात नहीं बोलता तो आधी आबादी तो तुम कम कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हर बंदा मांग लेगा, कोई चंद्रमा से, कोई नावान से, कोई लगन से। 25% तो होगा, 50% तो हाँ है, बिल्कुल है, निकल आते हैं। क्योंकि सोचिए ना, 5-6 घर में मंगल हो तो मांगलिक होता है, 12 घर है कुंडली के, और कहां तक बचोगे? कोई नवाज में आ जाएगा, कोई चंद्रमा से आ जाएगा, कोई वीनस से आ जाएगा। तो इस धरती पर 75% लोग मांगलिक है। अगर ऐसा होता तो आबादी आज 25% होती पूरी दुनिया की। दुनिया आपके सामने। सर मुझे उसमें एक जानना था कि अगर मंगल प्रभावित उस पर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगा तो उसमें पहले से वो उस लाइन में चला जाएगा ना, यानी लो मैरिज करने के या फ्रेंडशिप बनाने के? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है तो आप लव मैरिज में जाना चाहेंगे। यस, आपको एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट काफी जल्दी होगी,
अच्छा अच्छा हाँ, पार्टनर की रिक्वायरमेंट आपको जल्दी होगी एंड हो सकता है आप बाहर अपनी डिजायर्स बिना किसी रिलेशनशिप के आप अपनी डिजायर सेटिस्फाई कर रहे हैं, अच्छा राइट? जैसे कि जो जिन्हें आप बोलते हैं ना प्रोस्टिट्यूट्स, वहां पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि लव मैरिज ही होगी अगर किसी की डिजायर ज्यादा है तो। और अगर उस व्यक्ति को चैनलाइजेशन नेचुरली आता है तो उस डिजायर उसकी ज्यादा है बट वो प्रॉपरली उसको चैनलाइज कर रहा है कहीं और, सो विल बी सक्सेसफुल। मैरिज के बाद नेचुरली क्योंकि वो संस्कार हुआ है, मंगल एक्टिवेट हो जाता है, आपकी डिजायर और बढ़ जाएगी। इसलिए मंगल सूत्र जो पहनाया जाता है उसमें 2 मूंगे लगाए जाते हैं, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्स, और इसलिए उसे मंगल सूत्र बोला जाता है। उसके पीछे ये रीजन है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात कर रही है, ये पता ही मैं आपको एक और चीज बताते हैं, जो आप सिंदूर का जो कंसेप्ट है ना, लड़कियां जो सिंदूर लगाती हैं आफ्टर मैरिज, उसका कलर होता है रेड। दैट रेड कलर रिप्रेजेंट्स मार्स इन ज्योतिष। तो सिंदूर का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज टू टेल द वर्ल्ड कि इनकी शादी हो चुकी है, इनका जो मंगल की एक्टिविटी है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, वो चालू हो चुकी है। इसलिए सिंदूर का कलर रेड होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्स। तो जिस लड़की ने सिंदूर लगाया है उसको कोई दूसरा मेल अप्रोच नहीं करता, क्योंकि दूर से इंडिकेशन मिल जाता है कि ये मैरिड है। तो शादी में बहुत ज्यादा रोल है मंगल का, हर एक चीज में मंगल की एनर्जी, मंगल के सिग्निफिकेशन, मंगल के रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व है। फिर सर ये मान लीजिए कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मंगल का जो है उसमें दूसरे कम मंगल वाले या जिसमें मंगल नहीं है उसके साथ शादी हो गई, तो उसके शादी के बाद उसका फिर से डिजायर बढ़ेगा और फिर वो अलग कुछ करेगा, कर सकता है? सर ये क्वेश्चन तो मैं समझा नहीं, आपने अभी क्या पूछा है? सर सॉरी सर, देखिए अब एक मान लीजिए कि एक लड़का मंगल का है, उसकी शादी हो गई बिना मंगल वाले के साथ, तो ठीक उसका है, तो डिजायर हाई हो गया, इसका तो लो हो गया, तो बाद में शादी टूट जाएगी सर, सिंपल सी बात है। यानी कि वो दूसरा ये कर लेगा वो, मैरिज ब्रेक हो जाएगी। अच्छा अच्छा ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो सर। तो रूपा जी। रूपा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उसके बाद रोमिला, प्लीज रोमिला जी। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ जी सर, एक चीज जैसे आपने मास का बताया, अभी हम एक हॉरोस्कोप में देख रहे थे, D1 से ही वाज नॉट मांगलिक, बट D9 से एंड मून से मांगलिक थे। तो बट हमारा ये कंसेप्ट नहीं कि हम अगर D1 में मांगलिक है तो हम आगे देखते हैं कि वो मांगलिक होगा कि नहीं होगा, या अगर D1 शो नहीं कर रहा मांगलिक नहीं, तब भी हम आपको अगर D1 नहीं भी शो कर रहा है तो भी बाकी आपको कुंडलियां देखनी है। ओके ओके, थैंक यू। भाव्या। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है, प्लीज म्यूट मत करिएगा सर। जी। एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने काफी टाइम पहले कहीं तो पढ़ा था कि जैसे मांगलिक होता है, डबल मांगलिक होता है, ट्रिपल मांगलिक होता है। तो मांगलिक होता है जो मेन लगन कुंडली से अगर एक से मांगलिक है। डबल मांगलिक मतलब वो चंद्र लगन से भी मांगलिक हुआ तो डबल मांगलिक हो गया। ट्रिपल मांगलिक मतलब अगर वो सूर्य लगन से भी मांगलिक हो गया। तो मेन कुंडली, लगन, चंद्र और एक सूर्य, ये 3 पढ़े थे सर। ये नवमांश और ये वाला जो शुक्र लगन वाला ये कंसेप्ट सर मैंने आज ही सुना है। तो सर मैडम सुना इसलिए ना कि कॉन्सेप्ट कोई बताता ही नहीं एक्चुअल में क्या है, वो आपको बहला रहे रहते हैं कि आप 3 गुना मांगलिक हो, आप 5 गुना मांगलिक हो, हम आपका मंगल ठीक कर देंगे,
हमसे ये 20,000 की पूजा करा लो, 50,000 की पूजा करा लो, हमारा वो कंसेप्ट है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सब चीजों को इसका देख मतलब हुए तब निष्कर्ष सूर्य लगन नहीं देखते। क्या कह रहे हो? सूर्य लगन से इसका मतलब सूर्य लगन से नहीं देखते। नहीं देखिए, सूर्य लगन जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर वर्षफल एनालिसिस, दैट्स इट। ओके। एंड सर दूसरा, ये आपने 5 घर जो हैं उसके अलावा एक सेकंड हाउस है, उसमें भी मंगल को मांगलिक बताया है ना, वो जनरली जो कई लोग काउंट नहीं करते उसमें। नहीं होता है मैडम, होता है। लॉजिक इसका क्या लॉजिक है, मतलब सेकंड हाउस तो नहीं, इन सब हाउसेज में भी मंगल होने से क्यों मांगलिक बनते हैं, ये सारा चीजें आपको कोर्स में बताई जाएगी, क्यों, व्हाई, बाकी में क्यों नहीं होता, ये बताया जाएगा लॉजिकली। जी सर। और सर एक मैंने कुछ कुंडलियों में देखा हुआ है कि जैसे 2-3 मतलब 2 लगन से मांगलिक है, लेकिन कुंडली में मंगल 0 डिग्री है, तो डबल मांगलिक होने से मंगल की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन मंगल 0 से 2 के बीच में है, तो उनमें सेक्सुअल डिजायर का इतना ज्यादा नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? वो मांगलिक भी है डबल, फिर भी नहीं है उनमें, डिग्री कम होना उसका कारण है या? तो वो मांगलिक तो मैम कहलाएंगे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं आएगा, उनको फिर रेमेडी करनी पड़ेगी अगर मंगल अच्छे पोजीशन में सिचुएटेड होकर वीक है तो। वो फिर ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, तो क्योंकि उतना डेप्थ हम यहाँ पर डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ मैक्सिमम लोग नॉन मांगलिक हैं। जब आप डिग्री की बात करते हैं, इसका मतलब है हम नक्षत्र पता करना चाह रहे हैं कि ये मंगल किसके नक्षत्र में है, वो भी मैटर करता है, नो डाउट, लेकिन वहां तक अगर जाएंगे ना फिर ज्योतिष ही आ जाएगा सारा। ठीक है, हमने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि आप एक सिंपल मैन को कैसे हम ये मांगलिक योग या दोष ये सब चीजें सिखा सके। नो डाउट हर चीज मैटर करती है। फिर दूसरा, चलो मांगलिक भी है कोई, लेकिन अभी हमने सारी चीजें तो डिकोड नहीं की ना कि मंगल को देख कौन रहा है। जैसे अभी सक्षम बताएगा आपको कि अगर मंगल को कोई पर्टिकुलर प्लैनेट एस्पेक्ट कर ले, वो मंगल दिखने में मांगलिक है, वो मतलब दिखने में वो एनर्जी वाइज हाई है, लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया गया है या खत्म कर दिया गया है किसी प्लैनेट के द्वारा। वो भी थोड़ा थोड़ा कोर्स में आपको बताया। और सर अभी सर ने बताया कि 12th हाउस में चंद्रमा है और मंगल शुक्र है, उसके इफेक्ट बताए, और अगर सूर्य और राहु है तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। नहीं, वो तो आप खुद समझदार हैं, अगर आप, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है हम पकड़ लेते हैं ना कि कौन एस्ट्रोलॉजर है कौन नहीं, तो आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। यस, आप देखिए अगर फायरी प्लैनेट या फायरी प्लैनेट की राशियां तक अगर 12th हाउस में होगी तो ऑब्वियसली आपके बेडरूम में एक फायर है, और एक कपल के बेडरूम में एक एज तक, एक पर्टिकुलर एज तक उनके बेडरूम में फायर होनी चाहिए, तभी वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और अगर राहु है 12th हाउस में तो फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटी अननेचुरल सेक्स की तरफ लीड करेगी। ऐसा एक्टिविटी ने सोसाइटी ने अप्रूव नहीं किया है। उस तरीके की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं वो राहु के द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं इन 12th हाउस। नेक्स्ट आपका भावे जी। ओके जी, थैंक यू। ओके, सुमेधा जी। जी गुड इवनिंग सर, नगेश सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, लिटरली ये टॉपिक तो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई लेकर आएगा, और इवन सक्षम सर भी बहुत बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत ही क्लीन लैंग्वेज में, मतलब एक ही बार में समझ आने वाले तरीके से बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। सर मेरे एक्चुअली इसी चीज को, आपके वेबिनार को लेके ही तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो जो वो शब्द यूज करते हैं ना कि भाई फलाना उच्च का मांगलिक है, तो उच्च का मांगलिक मतलब क्या होता है कि उसके मतलब 4 तरीके से जो आपने बताया, चारों में मतलब वो 100% बैठ रहा है। Yes. तो उसको उच्च का मांगलिक उच्च का, एंड देन मंगल की जो पोजीशन है हॉरोस्कोप में दैट इज आल्सो गुड। ओके ओके। और सर आपने जैसे फर्स्ट पार्ट बताया कि अगर कोई खाली 25% ही मांगलिक है, और अगर उसकी शादी किसी 75% वाले या 100% वाले से इन केस हो जाए, तो उनके बीच में कैसी कंपैटिबिलिटी रहती है?
मैम 25% अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी आप 100% 75% वाले से भी करा सकते हो और नॉन मांगलिक से भी करा सकते हो, अच्छा दोनों से हो सकती है, मतलब वैसे चल जाती है ना उस चल केस जाती है, चल जाती है, बिल्कुल। ओके ठीक है सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मल भी है और मैं अपने से भी अपनी कुंडली से भी रिलेटेड बताती हूँ। मेरी कुंडली में सर जैसा मैंने इनिशियली बताया था, सेकंड हाउस में मंगल है और साथ में शनि बैठा है। तो और मेरा एक्चुअली वीनस भी जो है वो 8th हाउस में है। तो बीइंग सेकंड हाउस वाला मांगलिक होने के बावजूद भी सर मेरे अंदर भी वो डिजायर नहीं है एक्चुअली। मैम बिकॉज सैटर्न जो है दैट लिमिट्स द सेक्सुअल एनर्जी, रेस्ट्रिक्ट्स द सेक्सुअल एनर्जी। तो ये सर पिछले वेबिनार में भी एक हॉरोस्कोप में हमने देखा था, लास्ट टाइम भी ऐसा ही केस आया था हमारे सामने। तो अब देखिए क्या होता है, ठंडा और गर्म साथ में हो गया ना। सैटर्न इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट और मार्स इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब ठंडा गर्म मतलब कहीं आग लग रही है और आप पानी डाल दो थोड़ा सा भी तो क्या होगा? सर आई एग्री। जुपिटर विल लिमिट योर सेक्सुअल डिजायर, वो आपकी सेक्सुअल डिजायर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और किसी ने यहाँ पे पूछा अगर शनि 12वें घर में हो तो क्या होगा, तो अगर शनि 12वें घर में है देन दैट इज नॉट गुड फॉर योर सेक्सुअल लाइफ। वो आपको आपकी सेक्सुअल लाइफ में वो जो एक एक्सप्रेशन होता है एक कपल के बीच में, वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा और